दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉकिस्तान में। और आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेंडर के बारे में। इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम लोग ने सुना तो बहुत है लेकिन जानते नहीं हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि खुद एक ट्रांसजेंडर आज हमारे साथ राजेंद्र सिंह मौजूद हैं, वो अपने बारे में बताएं और जो दिक्कतें हैं ट्रांसजेंडर्स की उसके बारे में बताएं, और बाकी जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनकी मांगे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताएं। तो राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं इस चीज़ को लेकर कि ट्रांसजेंडर कोई गे समझता है, कोई लेस्बियन समझता है, बाई समझता है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स वो क्या होते हैं, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को ये मंच दिया और हमारी बातों को हम लोगों को रखने का मौका दिया। सबसे पहली चीज़ तो मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं। और मेरी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है वो कुर्ता पैजामा ना पहनते हो, जीन्स पहनते हो सकता है वो कुछ और पहनते हो। तो वेशभूषा, उसके बोलचाल के ढंग से हम नहीं कह सकते कि ट्रांसजेंडर कैसा होता है। ट्रांसजेंडर नॉर्मल आदमी, बस उसकी सोच है वो सोच ऐसी है कि या तो उसने मेल बॉडी में जन्म लिया और उसकी सोच है कि फीमेल की तरह, ठीक है, या फीमेल बॉडी में जन्म लिया उसने और मेल की तरह सोच, या एक ऐसी सोच है जो आज तक हम लोगों को पढ़ाया गया उन सबसे ऊपर है, अलग है वो। तो ये राजन, अच्छा, ये जैसे आपने बात बताई इसमें, तो गे में भी फिर वही होता है कि अच्छा, गे का फिर ऐसा होता है कि वो लड़कों से अट्रैक्ट है, मतलब वो लड़का है, हाँ, लेकिन लड़कों से अट्रैक्ट। और लेस्बियन में वो लड़की है लेकिन लड़की से अट्रैक्ट है। और ट्रांसजेंडर का मतलब कि आप मेल बॉडी में हैं, हो सकता है फीमेल आत्मा हो, ऐसे कह सकते हैं उसे, और या फिर फीमेल बॉडी में है और मेल आत्मा। ये एक सबसे बड़ा फर्क है ट्रांसजेंडर का। आप क्या है राजन? सर, मेरा जन्म एक मेल बॉडी में हुआ, पर मेरे अंदर जो फीलिंग्स हैं वो एक लड़कियों की तरह। अब मैं उसे दिखा तो नहीं सकता हूं कि वो कैसे फीलिंग्स हैं, उसे मैं समझता हूं। और जब मैं इस चीज को महसूस करता हूं तो शायद लोगों को ये अजीब लगता है। आज तक लोगों को अजीब ही लगता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है या हमारे बारे में जागरूकता लोगों में नहीं है। लेकिन इसमें हमारी गलती नहीं है, ये एक सोच है। प्यार करने की सोच गलत कैसे हो सकती है, वो चाहे किसी भी तरीके से। अच्छा राजन, अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ पे हुआ? अगर घर के बारे में बताना चाहें बता सकते हो तो वो बता सकते हैं कि किस घर में हुआ, कहाँ हुआ, और शुरुआत में आपको कब ऐसा लगा और कि आप ट्रांसजेंडर हो? सर, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मेरी 3 बहनें, उनका मैं अकेला भाई घर में जन्म लिया था। मेरे पिता एक इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। जब मेरे घर में डेफिनेट 3 बहनों के ऊपर मैं जन्म लिया हूँगा तो एक बड़ी खुशी हुई। 3 बहनों के बाद एक लड़का हुआ। कुछ दिन बीतते गए इसी तरीके से। मेरे को लगता है मैं जब 2016 में फर्स्ट टाइम कॉलेज में आया था, उस समय मेरे अंदर ऐसा 16 साल की उम्र रही होगी, 2016 की बात है। 2016 में, हाँ, मेरी उम्र 17 साल थी। तो मेरा अट्रैक्शन जो था वो लड़कों के प्रति था, और मेरी जो सोच थी, मतलब मेरे को जो लगता था, मैं लड़कियों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगता था, उनकी तरह बातें करना, उनकी तरह, तो ये थोड़ा अच्छा लगता था। पर मैं ये सब नहीं जानता था कि ये सब क्या होता है, क्योंकि हम लोगों को ये सब कभी बताया नहीं गया और ना कभी पढ़ाया गया। इसी बीच में जब मुझे थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में पता चला तो लोगों ने मुझे, मतलब मेरा एक फ्रेंड था
तो वो कहता था कि तू साले तू हिजड़े की तरह बात करता है। क्योंकि पर बॉडी मेल है और पर हाव भाव फीमेल्स वाले। पर मुझे नहीं पता कि ये कैसे, ये मेरी सोच थी सर जो निकली और ये अपने आप आई। इसे मैंने खुद मतलब कोई डेवलप नहीं किया। इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो मुझे शायद मेरे परिवार से दूर करती गई, इसलिए क्योंकि समाज में इसकी स्वीकृति नहीं। उससे पहले, सबसे पहले आपने ये जो फील है आपकी कि आप एक फीमेल जैसा फील करते हो, आपने सबसे पहले किसको बताया, किससे ये चीज शेयर करी थी उस समय? उस समय मेरा एक दोस्त था जो मुझे अच्छा भी लगता था। मतलब पहला क्रश? तो मैंने तो उसी को ही बोला कि यार तू मुझे अच्छा लगता है, तो ये बड़ा उसके वो भी अजीब टाइप का लगा। तो उसने मुझे इस तरीके से जब बोला कि तू हिजड़े की तरह बोल रहा है, मैंने जीवन में पहली बार जो ये शब्द सुना, यही पहली बार सुना था। क्योंकि ये जो समुदाय है इसके विषय में तो लोगों को जानकारी है, लेकिन मेरे अंदर जो था उसके बारे में तो ना पढ़ाया गया, ना लिखाया गया, ना बताया गया। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल और अंदर की फीलिंग तो बाद में पता चलती है, इसलिए और ज्यादा दिक्कत है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मैंने सच का साथ दिया, मैंने अपने अंदर की भावनाओं को एक्सेप्ट किया और उसके वजह से बहुत बलिदान देने पड़े मुझे, परिवार से अलग। आपको शायद सर मैं इस चैनल पे एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं सुना होगा आपने किसी स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर हंसने पर 500 रुपए का जुर्माना। जब मेरे टीचर्स को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, और पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आप वेबसाइट को अभी चेक कर लीजिए अपने फोन में, आर्यभट्ट कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेरे नाम से नोटिस यूनिवर्सिटी पे लगा रखा है, जो आज तक भी है। वो लगा हुआ है आज भी लगा हुआ है। और मुझे बोला गया कि इनके कॉलेज के अंदर आने से यूनिवर्सिटी का एकेडमिक माहौल खराब होता है, इसलिए हम इनको रेस्ट्रिकेट कर। तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था कॉलेज से 23 बार, 23 टाइम्स। आप देख सकते हैं, आप अपना, मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूं, आप लोगों को भी देखना हो तो आर्यभट्ट कॉलेज राजन सिंह पीडीएफ डालेंगे तो सबसे पहले नोटिस मेरे बारे में आएगा। बाद में जब कोर्ट ने, पटियाला हाउस कोर्ट ने, उस समय मैंने वहां पर सब बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसकी अटेंडेंस कम रहती है, जबकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का शायद अगर कहे तो पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति होऊंगा जो निर्वाचित हुआ है। मैं निर्वाचित रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप क्या वहां से चुनाव लड़ चुके हैं? मैं चुनाव लड़ा, मैं वहां से चुनाव जीतकर ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा। और मेरे को 23 बार रस्टिकेट किया गया सिर्फ इसलिए कि मेरे को कॉलेज के अंदर जब मैं आता था, मैंने बोला ना, मेरे को जो अच्छा लगता है, अब मान लीजिए मुझे आप ही अच्छे लगे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक बात। हाँ, ये भी सच है कि क्या पता मुझे आप अच्छे लगे लेकिन आपको वो चीज अच्छा नहीं लगता हो, तो वो एक डिफरेंट मैटर है, उसमें दोनों को समझने की जरूरत है। लेकिन जो मेरे दिल से निकल रहा है उसको मैं कैसे वो कर सकता हूँ? वो हंसने पे कौन सा जुर्माना, वो क्या बता रहे थे? वो 500 रुपए का जुर्माना था। मेरे फादर को बुलाकर कॉलेज में बड़ा जलील किया, उसकी तो वीडियो आज भी शायद तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे डली होगी। और मेरे प्रिंसिपल उस समय होते थे मनोज सिन्हा, उन्होंने मेरे फादर को बहुत उल्टा सीधा बोला, जबकि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग कोई किसी के उस पर नहीं जाते। मैं मेरिट होल्डर स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और चुनाव जीता था निर्दलीय। इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटों से ही मैं जीता था, इंडिपेंडेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आर्यभट्ट कॉलेज के अंदर में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और मुझे निकाल दिया। उसके बाद जब कॉलेज ने निकाल दिया तो सोचिए, वो तो बात सबको पता चल गई। फिर घर वालों कहने लगे कि इसको पढ़ना लिखना। घर में कब बताया? वही साल था 2016।
अच्छा, जब उसी समय घर उसी समय घर जब में सबसे पहले किसको बताया? फादर को पता चला, वो मैंने नहीं बताया, हम्म, ये मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं बताया, वो कॉलेज वालों ने बताया। जब बताया तो मैंने कह दिया कि हाँ, मैंने बोला इनको, मुझे अच्छा लगता है ये, तो इसमें मेरी क्या गलती है? किसी को लड़की, वो हमारे कॉलेज के अंदर में एक सीट पे लड़का बैठता है, एक लड़की बैठती है, तो किसी को कोई समस्या नहीं होती। तो इस तरीके से थोड़ा सा हुआ। उसके बाद फिर मैंने निश्चय किया था कि मैं अब जो भी हो, क्योंकि सबको पता चल गया था घर में, सब मुझे बहुत उल्टा सीधा तो बोलते थे, लेकिन अब वो गम जो है ना, वो जब बहुत अच्छा, ज़्यादा घर में मीठे जब थे। सबको पता चला, बहनें आपकी सारी बड़ी हैं आपसे? हाँ, तो जब घर में पता चला तो पहले फादर को पता चला होगा, फिर उन्होंने मदर को बताया। फिर बहनों को पता चला होगा। घर में ऐसा कौन सा पहला फैमिली मेंबर था जिसने आपका साथ दिया? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। और इसमें उनकी गलती नहीं है सर, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे उनको उस चीज़ पता ही नहीं था ये क्या होता है। आज जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार कितना उसके लिए प्रचार प्रसार करती है, बताती है बेटी क्यों बचनी चाहिए। तो जब सरकार ने अगर कोई, और ऐसा नहीं है कि मैं आज की सरकार की बात कर रहा हूँ, 75 वर्षों से भारत में कभी किसी भी बुक में एक शब्द इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, एक सिंगल शब्द नहीं पढ़ाया जाता। तो उनको जब पता चला ट्रांस क्या होता है, तो उनको यही लगा कि हमारा बिटवा तो हिजड़ाया हो गया है। सही। और ये बात, क्योंकि मेरे तो रिलेशन वाले भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो ये बात वहां से फैली, फिर बुआ मौसी सबको पता तो चला। सबने क्या एकदम बहिष्कार कर दिया फैमिली से? सब लोगों ने बहुत गलत उल्टा सीधा बोला, फिर मैं अकेले रहने लग गया। घर छोड़ दिया था? हाँ, और फिर मैं वहीं से मैंने काम करना शुरू किया, और मैं एक दुकान पे काम करता था दिल्ली के अंदर में, और अलग रहता था। कॉलेज की पढ़ाई सर मेरी बीच में छूट गई। कॉलेज पूरा नहीं हो पाया था? फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या रही घर छोड़ने के बाद? सर मेरे को 4,000 रुपये मिलते थे, मुझे याद है, और ये 2017 में फरवरी की बात है सर। कहाँ से? दुकान से? हाँ, दुकान से। उसी बीच में एक बहुत बड़े लीडर का नाम ले रहा हूँ मैं आपके चैनल से, उसी बीच में मुझे शरद पवार साहब के यहाँ पर एक काम मिला था। मैं उनके यहाँ काम करता था, उनकी पार्टी के ऑफिस के अंदर में टेलीफोन पे ऑपरेटर के तौर पर। और फिर उस समय मुझे पैसे मिलते थे। धीरज शर्मा जी थे, धीरज जी ने बड़ा सहयोग किया मुझे, वो अभी उनकी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। तो वहाँ से फिर मेरी शिक्षा इसलिए नहीं हो पाई सर, क्योंकि उसके बाद जब ऐसा हुआ, आपको पता है शायद, क्योंकि मेरे बारे में मैं तो आज भी कह रहा हूँ, पूरे यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट पे लगा रखा, तो एडमिशन का सवाल नहीं होता था। मैंने दोबारा कोशिश भी की थी, मेरे टीचर हैं कुछ टीचर, वो तो मतलब सब बोलते हैं, मैं इतना मेरा मतलब मैं BA ऑनर्स का छात्र सर हिंदी में, और सर मैंने एक किताब भी लिखी उसके बाद। अच्छा। और खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी सर, उन्होंने उसका विमोचन भी किया था। क्या नाम था किताब का? मेरा क्या कसूर। और वो ट्रांसजेंडर के ऊपर था? हाँ सर, कि मेरा जन्म, और वो मतलब ट्रांसजेंडर के ऊपर से, मतलब मेन उसका वो पोर्शन था कि इसमें मेरी क्या गलती है। जब 2016 में मुझको पता चलता है, मेरा जीवन ही बदल गया। मतलब मैं आज तक ये चीज सोचता हूं कि वही राजन सिंह, जिसके 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 पांव से जन्मा हुआ राजन सिंह, उसका जीवन एकदम से कैसे बदल जाता है अगर लोगों को ये पता चलता है कि मैं ट्रांस, या मैं लेस्बियन हूं, या गे हूं, या कुछ भी हूं। मैं हूं तो इंसान ना, इंसान के अंदर में भेद बना दिए, फिर उसको एकदम अलग कर दिए। तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं आज तक ये पूछता हूं। आप चुनाव भी लड़े थे दिल्ली से? हाँ सर। उसके बारे में कुछ बताइए। आजादी के 75 वर्षों के बाद इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर
मैं देश का पहला ऐसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूं जिसने लोकसभा का नॉमिनेशन किया। दिल्ली का पहला या दिल्ली पूरे का देश का पहला? दिल्ली दिल्ली का पहला। दिल्ली का पहला, देश की राजधानी। सोचिए, जब देश की राजधानी के अंदर में मैंने जो नॉमिनेशन किया, क्या इंडिपेंडेंट किया? इंडिपेंडेंट। मैं जब, और मुझे ये बाद में पता चला जब 3 मई को मैंने नॉमिनेशन किया, ये नॉमिनेशन की भी एक लंबी कहानी है कि आखिर किया क्या। हमारे लोग जिनको आज उनके परिवार, ये परिवार मेरा इसलिए नहीं छूटा सर कि मैं ऐसा था, परिवार मेरा इसलिए छूटा क्योंकि समाज ऐसा था और समाज में जागरूकता फैलाने का काम सरकार का होता है, और सरकार में आज़ादी के बाद से हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं बैठा। लोकसभा का आज तक कोई सदस्य नहीं बना, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं बना, एमएलसी कोई सदस्य नहीं बना। एक एक्सेप्शनल केस थी शबनम मौशी, जो रही विधान सभा में मध्य प्रदेश में। तो आज़ादी के 75 वर्षों बाद देश की राजधानी में मैंने जब नॉमिनेशन किया, तो उससे पहले मैं सर फॉर्म लेने गया था 29 अप्रैल को। ये बात मैं शायद कह रहा हूँ क्योंकि शायद पता नहीं ये लोगों में क्या हो जाए। जब मैं नॉमिनेशन फॉर्म लेने गया तो उन्होंने जब मेरा पहचान पत्र देखा थर्ड जेंडर का, तो उन्होंने मुझे फॉर्म नहीं दी और मुझको कहा कि आप पहले डीएम साहब से परमिशन लेंगे तब आपको फॉर्म मिलेगा। मैं जब डीएम के पास गया, हमारे साउथ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बैठो। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या चुनाव लड़ोगे, तुम्हें वोट कौन देगा। ये डीएम साहब के शब्द हैं। मैंने कहा सर लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं पता था इससे पहले कभी कोई लड़ा है नहीं लड़ा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कभी जानकारी भी नहीं ली थी। तो उन्होंने कहा कि अरे कौन तुमको वोट देगा, क्या बेकार में ये तुम, और इसका नॉमिनेशन का पैसा कहाँ से भरोगे। तो मैंने कहा सर लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं कर लूँगा अपने आप जैसे। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे लोग तो सिर्फ मतलब स्ट्रीट पे रेड लाइट वगैरह पे वैसे करते हैं, तुम उनके शिक्षा उक्षा के लिए काम करो, वो लोग भीख उख मांगते हैं, उनको कोई पढ़ाने उड़ाने का कुछ वो सोचो, ये सब छोड़ो, तुम चुनाव ना का। जब ये शब्द मैंने सुना तो मुझे बहुत अजीब लगा। आज मेरे ट्रांसजेंडर समाज को, आज जो बड़े बड़े एसी के कमरों में बैठे अधिकारी हैं, वो हम लोगों को क्या भिखारी समझते हैं, या फिर जो सेक्स वर्कर्स होते हैं वैसा समझते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो मैं चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूं और ये हमको नंगे समझ रहे हैं। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी इसी पहचान को विश्व तक पहुंचाऊंगा कि हम लोग ऐसे नहीं है, हमारी एक अलग पहचान है। और 3 मई का दिन सर दिल्ली के इतिहास में मतलब हो गया जब मैं आधे वस्त्र में, क्योंकि डीएम साहब ने जो कहा था कि तुम लोगों को कौन वोट देगा, कौन पहचानेगा, जब 3 मई को सर मैंने नॉमिनेशन किया, 4 मई को द हिंदू, हिंदुस्तान, नव भारत, पंजाब केसरी, अमर उजाला और जितने बड़े न्यूज़पेपर हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार वॉशिंगटन ब्लेड ने तो सर, जो एलजीबीटी का एकमात्र अखबार है पूरे विश्व का सबसे बड़ा अखबार वॉशिंगटन ब्लेड, उसने अमेरिका के फ्रंट पेज पर इस न्यूज को छापा। और जब ये छापा तो 4 मई को इतना मतलब पब्लिश हुआ, ये इतना पब्लिश हुआ कि उसी बीच में मुझ पर एक बार हमला हुआ और मेरे केस को नहीं लिया जा रहा था, मेरा केस नहीं लिखा जा रहा था। और तब 9 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार
किसी ट्रांसजेंडर को सिर्फ नहीं सर, ये हाँ 9 मई का आदेश है, आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 को डिफाइन करते हुए और मुझे एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी ग्रांट की और कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं, और मुझे सुरक्षा दी गई। चुनाव भी लड़ा मैंने, और मैंने कम से कम डीएम साहब की इस बात को झुठला दिया कि मुझे 10 वोट नहीं मिलेगा, मुझे 326 वोट मिला। आप इनकम के लिए अभी क्या करते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सोने की चेन भी हैं, बहुत सारी अंगूठियां भी हैं, कंगन भी हैं। ये हमारे दर्शक भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि मतलब कैसे सर, आप अब क्या करते हो? दरअसल अब 2016 वाला राजन नहीं रहा। नहीं रहा। राजन बड़ा हो, और ये बात सच है कि मेरी एजुकेशन तो पूरी नहीं हुई, लेकिन मैंने काम किया, मैंने किताबें लिखी, और इस किताब को लिखने के बाद फिर, क्योंकि मैंने जिन बताया 2018 में 19 में जो दिव्यंगत रामविलास पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी ने पहली बार, मुझे लगता है कि शायद कभी ना ऐसा क्षेत्रीय पार्टियों में हुआ होगा और ना कभी किसी राष्ट्रीय पार्टी में, मुझे दिल्ली का अध्यक्ष बनाया। किसका? अपनी पार्टी का? अपनी पार्टी का। और पहली बार 2019 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जो हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी का दिल्ली में कभी कोई पार्षद भी नहीं रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 सीटों पर जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया मेन, उस समय 9 सीटों में से 4 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी जी बहुत मानते थे वो मुझे। और आज ये समझिए वो नहीं है, जिंदा नहीं है, अब मैं उनकी पार्टी में भी नहीं हूं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये इसी लाइन से सर शुरू होता है। और उसके बाद फिर लोग मिले, लोग अप्रिशिएट किया लोगों ने कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और ये नहीं, मैंने कई चैनलों में भी बताया है, मेरे तो एफिडेविट में भी है, मेरे पास जो है वो मेरे ख्याल से 1-1.5 किलो सोना ही हो। कहाँ से आया? ये मैंने जो कमाया उसका यही लिया, बाकी ये देखिए। अच्छा, राजन सिंह क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? राजन सिंह क्या करते हैं? अभी सर मैं अध्यक्ष हूँ, अभी मैं नेशनल ट्रांसजेंडर वेलफेयर काउंसिल का अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन जो भारत सरकार का है, उसमें बस्ती विकास का मैं ये बदरपुर एनटीपीसी के अंदर चेयरमैन रहा। ये मेरा दूसरा टर्म है, 70,000 रुपये सैलरी मिलती है, और इसके अलावा और थोड़ी बहुत सुविधाएं मिली हैं। मुख्य तौर पर जो मैं बताना चाहता हूँ सर, चाहे मैं 1 किलो सोना हो चाहे 1 क्विंटल, सच्चाई यही है कि ये हम लोग जब तक पहने हैं तब तक हमारा है। ये हम लोगों के लिए तो, जैसे आपको घर में आदमी सोचता है कि शादी होगी, पत्नी के लिए ये बनाएंगे, करवा चौथ पे ये देंगे, हम लोगों के लिए ये सब नहीं है। हम लोग खुद में खुश होते हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ खुश होते हैं, उनकी खुशियों में थोड़ा सा देखते हैं कि क्या मदद कर सकते हैं। ये ट्रांसजेंडर होने की वजह से जब ये पता चला कि मेल बॉडी में फीमेल आत्मा है, कुछ अब्यूज़ किसी उम्र में किसी ने? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर हाँ, जब मैं थोड़ा बात करता हूँ तो आज भी लोगों में लगता है। ऐसे तो देखिए, जैसे मैं लगता कोई नहीं सेक्सुअल अब्यूज़ अभी तक? नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों में अभी भी थोड़ा भेदभाव तो है ही। जैसे कि अब आप मेरे साथ, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आप अगर मेरे साथ मेरे घर पे रूम में 1 मिनट के लिए अकेले भी चले जाए तो पड़ोसी ये सोचेगा, क्योंकि उसको तो पता है ये तो ट्रांसजेंडर का घर है, तो उसके दिमाग में कुछ उल्टे पलटा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, सीरियस बात बहुत हो गई, कुछ अपने अफेयर के बारे में बताइए। अफेयर हुआ है? हाँ, पहला तो आपने बता दिया कि आपका दोस्त था, उसके ऊपर क्रश था, तो शुरुआत वहीं से हुई।
एक लेकिन जब जनरेशन पूरी तरह से इसमें इंडल्ज हो गए, पता चल गया, और 2020 में सर मैं मध्य प्रदेश में था, भोपाल में। एक लड़का है, आदित्य आदित्य कुशवाहा। आप नाम ले रहे हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में तो ऐसा था कि ये सरकार उसकी नौकरी तक लेने पे चक्कर में थी। मैं बताऊंगा नहीं कि किस विभाग में है, वरना फिर ये लग जाएंगे। वो बहुत प्यार करता वो करता था कि आप भी करते थे? और मैं उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करता। मैं जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहता हूं तो सिर्फ उसके लिए, और कोई मेरा वो नहीं। मैं एक बार चाहता था, मैं सर एमपी, ये नहीं पूछा आपने कि मैं एमपी क्यों बनना चाहता था। हाँ, चुनाव इंटरेस्टिंग लड़ा था पॉइंट। आपने। मैं जीवन में अगर कभी एमपी या एमएलए बना या कुछ भी बना, कभी मिनिस्टर बना, तो मैं पहला काम यही करूंगा, मैं उससे शादी करना चाहता वो अनमैरिड है? हूं। हाँ। आप लोग अभी भी रिलेशन में हो? और मैं शादी इसलिए, हाँ सर, प्यार तो हम करते ही है ना एक दूसरे से। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर ये सरकार ऐसी है कि वो सेम सेक्स मैरिज को लागू ही नहीं करना चाहते। तो लिव इन में रह रहे हो आजकल या नहीं सर, हम तो दूर रहते हैं, अच्छा। क्योंकि उसकी नौकरी कहीं और है, मैं दिल्ली हूँ। लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ, ये आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, मैं जिस दिन भी सिर्फ इसीलिए बनना चाहता हूं क्योंकि सरकार के अंदर कभी कोई एमएलए और एमपी कानून बनाता है, और जिस दिन ये बंदिश को सरकार का कोई नामुमकिन तोड़ेगा, उस दिन ये सरकार को सेम सेक्स मैरिज एक्ट पास करना पड़ेगा। हम ये माने कि आप जिस लव अफेयर के बारे में बता रहे हो, ये पहला और अभी तक का आखिरी लव अफेयर एक ही है? 6 साल तो हो गए सर। 6 साल हो गए लॉन्ग डिस्टेंस 4 रिलेशनशिप साल। में। मैं कह रहा हूं ना कि बहुत यातनाएं सही उसने भी। एक अच्छी नौकरी है, सब कुछ है। बीच में जब कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसको सरकार ने बहुत प्रताड़ित किया, बहुत कुछ अखबारों में भी आया उसके बारे में, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। उसने सब छोड़ा पर मेरे को नहीं छोड़ा, और मैं भी सब छोड़ सकता हूं पर उसे नहीं छोड़ सकता। चलिए, इस पॉडकास्ट को खत्म करने का वक्त आ रहा है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारी लड़ाई सम्मान पाने की। देश में 75 वर्ष बीत गए आजादी के, और इस आजादी के बाद भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो स्वाभिमान की, शौचालय की, शिक्षा पाने की। आप सबको तो पता होगा कि मतलब 1960 में एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड बना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, सबको उसकी पहचान मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई। उसके लिए कानून बन गया कि अगर कोई कुत्ता को अगर पत्थर भी मारेगा तो उस पर केस होगा, फाइन लगेगा। पर ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी, गे, लेस्बियन, क्यूर, इसके लिए आज भी कोई पुख्ता कानून नहीं। राजन ट्रांसजेंडर हो, राजन लड़का हो, राजन लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? राजन की गलती ये थोड़ी हो सकती है कि राजन प्यार करता है। अगर राजन प्यार करता है तो है। हम नफरत थोड़ी बांट रहे हैं, हम प्यार बांटने। राजन को सिर्फ इसलिए परिवार से अलग कर देना, राजन को सिर्फ इसलिए स्कूल से अलग कर देना, राजन को सिर्फ इसलिए कॉलेज से रस्टिकेट कर देना, या राजन को सिर्फ इसलिए प्यार के अधिकार से वंचित रखना कि राजन एक ट्रांसजेंडर है, अगर ये कानून है, ये सोच है, तो ये मुझे अस्वीकार है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि देश में 75 वर्षों बाद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा दर्द जाना, और 2019 में पार्लियामेंट के अंदर में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसकी वजह से शायद आज हम लोग यहां बोल भी पा रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रांसजेंडर हम ही सबके बीच के हैं, कोई अलग नहीं है, और हमारे ही दोस्त हैं। इनको किसी भी तरह से
अलग तरह से देखना या इनके बारे में अलग तरह से सोचना, ये बहुत गलत है। सभी इंसान हैं, तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक इंसान के तौर पर पहचान दे सकते हैं, इंसान के तौर पर अपने साथ रख सकते हैं। इसी तरह के और पॉडकास्ट आपके साथ हम दिखाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए नमस्कार।